हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज LTI यानी कि लीडिंग टॉपर्स एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। ये आज सेकेंड वीडियो होने वाला है ऑफ द सीरीज़। हम अभी MP कांस्टेबल के लिए एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं और मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच पा रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो आज इस टॉपिक का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। सेकंड वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम चीज़ें भी जानेंगे कि क्या चीज़ें थी। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये एक क्रैश कोर्स है। ओके, ये क्रैश कोर्स है तो ईच एंड एवरी थिंग पढ़ा पाना इतनी जल्दी और कवर करवा पाना दैट इज़ अ बिट इम्पॉसिबल, बट वी विल ट्राई टू कवर द की पॉइंट्स सो दैट जो एग्जाम में आता है वो आपसे छूटे ना। और अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली सो आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैं भी आपके साथ प्रिपरेशन करूंगा और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स सारी चीज़ें बहुत ईच एंड एवरीथिंग बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया से, यानी कि भारत का इतिहास जो है। सबसे पहले हम भारत के इतिहास में जब भी बात आती है तो सिंधु घाटी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो स्टार्ट यहीं से होती है। तो सबसे पहले हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये चीज़ पढ़ना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो विस्तार अवधि है, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, इसका टाइम टेन्योर माना जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका इंग्लिश में नाम है। मैं कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी बोल दूंगा, सो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट देख रहा हो तो वो भी इस चीज़ को देख सकता है। ओके, सो दिस इज 2350 BC से लेके 1750 BC तक इसका माना जाता है। अब बात आती है कि इसके बारे में कैसे पता चला कि ये तभी की है। तो देखो, एक प्रणाली होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। इसको C14 डेटिंग भी कहा जाता है, यानी कि कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। इससे हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ एक्चुअल में कितनी पुरानी है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, एक साइंटिफिक मेथड होती है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि किस प्रणाली का यूज़ करके हमने ये पता लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर किस प्रणाली का यूज़ करके हम यूजुअली पता करते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड किस उसमें रहा, तो दैट इज C14। ये आपको पता होना चाहिए और आपको इसको दिमाग में रखना है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। तो जो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, सर्वप्रथम किसने इसकी खोज की थी, तो सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी क्या की थी, इसकी खोज की थी। ओके, नाउ जब राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज करी थी तो हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ था कि कुछ लोग थे, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं था, तो कुछ लोग थे वहाँ पे, कुछ काम चल रहा था। किस चीज़ का काम चल रहा था, तो वहाँ पे काम चल रहा था कुछ पटरियाँ वगैरह बिछाई जा रही थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें बिछाई जा रही थी। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते एक ऐसी जगह की डिस्कवरी हुई। खोज तो नहीं कहेंगे, इसको डिस्कवरी कहना चाहिए। खोज एक अलग चीज़ हो जाती है, डिस्कवरी इन्वेंशन नहीं था, ये एक डिस्कवरी थी। ठीक है, तो जो डिस्कवरी की गई वो राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। हड़प्पा नामक स्थान पे इस चीज़ की खोज की गई, दैट्स वाई इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, ये जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो जो इसका विस्तार है ना वो फैला हुआ है लगभग 12,99,666 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप इसको लेके चलो तो 12 लाख यानी कि 12,99,666 वर्ग किलोमीटर, यानी आप ऑलमोस्ट इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं कि इतने के क्षेत्र में, इतने पर्टिकुलर क्षेत्र में ये फैली हुई एक सभ्यता थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता ये रही होगी। अब कुछ प्रमुख स्थल के बारे में हम बात करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे ज़्यादा प्रमुख स्थल तो नहीं है, बट हाँ जो प्रमुख स्थल है सिर्फ हम उनकी बातें करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये तो इतने बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि ये तो अभी तक आपको रट जाना चाहिए। एंड ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम, जितने भी लोग यहाँ पे वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये रट ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है कि जो हड़प्पा था, ठीक है, उसकी खोज दयाराम साहनी ने करी या फिर राखलदास बनर्जी ने करी। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर आप दयाराम साहनी जी का नाम लेके चलो और अगर आप राखलदास बनर्जी जी का नाम लेके चलो, तो पहले जो खोज हुई वो तो हड़प्पा हुई, कब हुई, 1921 में। फिर उसके एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। लेकिन अब यहाँ पे हम फर्क कैसे लेके आए,
तो देखो हड़प्पा बोलने में छोटा शब्द है, मोहनजोदड़ो इज अ लार्ज वर्ड, ओके, मोहनजोदड़ो इज अ लार्ज वर्ड टू स्पीक व्हाइल हड़प्पा इज नॉट एज लॉन्ग एज द मोहनजोदड़ो। तो आप इनके डिस्कवरी जिन्होंने करी, डिस्कवरी मैन का भी नाम देखो, खोज करता है, उत्खनन करता भी आप कह सकते हो। इनका अगर आप नाम देखो तो हड़प्पा वाले का नाम छोटा है यानी कि दयाराम साहनी, और राखलदास बनर्जी बोलने में ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लंबा चौड़ा नाम राखलदास बनर्जी। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो के लिए। ओके, आई होप इतनी चीज़ें आपको कंफर्म क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। जो हमारा हड़प्पा वाला एक पोर्शन था, ठीक है, जो हमारा एक हड़प्पा वाला पोर्शन था, उसकी जो खोज थी उसमें एक और नाम भी अगर कभी पूछा जाए, वैसे पूछा तो नहीं गया है बट अगर पूछ लिया, किसी का एग्जामिनर का मन हो गया, तो आपको याद रखना माधव स्वरूप वत्स भी एक थे जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी और साथ साथ ही ये दोनों भाई भाई गए थे इसकी खोज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हड़प्पा किस नदी के किनारे पूछा जाए तो ये रावी नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान वाले रीजन में भी थोड़ा सा ये लगता है, तो ये रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। फिर अगर बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो था दैट वाज उसको खोजा गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। 1922 में इसको खोजा गया था और ये जो है ये सिंधु नदी जो है उसके पास है। फिर हमारी बात आती है चहुंदड़ो। अब थोड़ा सा ना इसको सन अगर याद नहीं भी करोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसके खोजकर्ता कौन है, एज वेल एज खोजकर्ता के साथ साथ कि ये किस नदी के किनारे। तो जो चहुंदड़ो था वो गोपाल मजूमदार, ठीक है, चहुंदड़ो, ठीक है, चहुंदड़ो गोपाल मजूमदार। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो आप, तो गोपाल मजूमदार, मजूमदार मतलब मजूमदार होते हैं बंगाली, और बंगाली ना हर चीज़ में ओ लगा देते हैं, ओ, ठीक है, रसगुल्ला, ठीक है, तो और भी बहुत श्रीखंडो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो चहुंदड़ो, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक बंगाली के द्वारा खोज की गई थी इसकी, कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे, ये भी था। नेक्स्ट फिर हम बात चलते हैं कि रंगपुर। अब देखो रंगपुर की जब हम बात चलते हैं तो रंगपुर किसके द्वारा खोजा गया था, रंगपुर हमारा खोजा गया था भाई रंगनाथ राव, याद करने की जरूरत ही नहीं, रंग यहाँ पे भी आ रहा है, रंग यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। कहाँ पे, तो दिस इज ये था मादर नदी, ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात का एक काठियावाड़ जिला है, ये वहाँ पे पड़ता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात का एक काठियावाड़ जिला है जहाँ पे ये पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। देन रोपड़, तो रोपड़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो यज्ञ दत्त शर्मा, आई थिंक 2014-2015 के आसपास ये पूछा गया था, यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था, जो कि है सतलुज नदी के पास, ठीक है, सतलुज नदी ये पंजाब रीजन वाले में पड़ता है। देन लोथल, लोथल कहाँ था, तो लोथल था हमारा फिर रंगनाथ राव जी ने किया था। तो दो चीज़ ऐसी है, रंगपुर और लोथल, ठीक है, रंगपुर और लोथल, लोथल लोथल ये किसने किया था, तो ये रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज करी गई थी, उनके द्वारा इसकी खोज करी गई थी। देन नेक्स्ट है फिर कालीबंगा। तो कालीबंगा किसके द्वारा किया गया था, तो ये थे बीबी लाल। तो कालीबंगा देखो यहाँ पे भी ब वर्ड आ रहा है और इसके खोजकर्ताओं में भी यहाँ पे भी बा आ रहा है और यहाँ पे भी बा आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 1960 में खोजा गया था कालीबंगा, ये घग्गर नदी के पास है। और घग्गर नदी कहाँ पे है, तो दिस इज इन द जो आपका राजस्थान वाला रीजन आता है। और जो लोथल था ना वो आपको याद रखना है कि भोगवा रिवर के पास था, ठीक है। फिर बात करते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा और बनवाली ये दो ऐसी जगह हैं, धौलावीरा एज वेल एज बनवारी ये दो ऐसी जगह हैं जो किसके द्वारा खोजी गई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। एक है लूमी नदी के किनारे और एक है रंगोई के किनारे। रंगोई जो है वो आपका अभी हरियाणा वाले रीजन के पास आता है, तो वहाँ पे इसकी खोज की गई थी। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ये आपको याद रखना है। एक बार में अगर याद नहीं हुआ तो 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखो, 1.5x की स्पीड पे देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो बढ़ते हैं आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करना है। आपको सिर्फ याद रखना है, बहुत ज़्यादा समझने का इसमें है नहीं कुछ, सिर्फ याद करने का है, बट थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं, हड़प्पा जो संस्कृति थी हमारी वो पितृसत्तात्मक नहीं थी, मातृ सत्तात्मक थी। आज के ज़माने के जैसा नहीं कि सिर्फ जो मेल होते हैं उन्हीं को हम सारी की सारी शक्तियाँ या फिर सारी की सारी चीज़ें प्रदान करके रखते हैं। दैट वाज मातृ सत्तात्मक, यानी कि एक थोड़ा सा मैट्रियार्की थी, ठीक है। यहाँ पे पैट्रियार्की नहीं थी, मैट्रियार्की थी, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये वर्ड है कि नहीं। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। और जैसे हम लेटर ऑन पढ़ते हैं कि समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो यहाँ पे भी समाज 4 वर्गों में विभाजित था।
पहले थे पुरोहित, जिनको विद्वान कहते थे। पुरोहित मतलब पंडित होते हैं, पंडित इतने सारे मंत्र वगैरह याद करेंगे तो विद्वान तो हो ही जाएंगे। सेकंड थे योद्धा, यानी कि एक तरीके से आप क्षत्रिय इनको समझ सकते हो। फिर थे व्यापारी, जो कि हमारे बिजनेसमैन होते हैं। फिर होते हैं श्रमिक, यानी कि वैश्य, जो काम वगैरह करने वाले होते हैं, तो उनको इनको कह सकते हैं शूद्र। सॉरी, ये शूद्र कैटेगरी में आते थे और ये वैश्य कैटेगरी में आते थे। वैश्य मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी इंसान, ठीक है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पूजा पाठ में भी लोग बड़ा बिलीव करते थे। तो मातृ देवी की जो उपासना थी उनकी, एक जैसे कुल देवी होती है हमारी, तो मातृ देवी की उपासना का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। किसकी? मातृ देवी। आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि सत्ता भी यहाँ पे क्या थी? मातृ सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक नहीं थी। जो मोहनजोदड़ो है उससे हमें पशुपति की मूर्ति मिली है। अभी मैंने आपको बताया पूजा पाठ का बड़ा ख्याल रखते थे, पूजा पाठ की सारी चीज़ें होती, तो वहाँ से हमको पशुपति की मूर्ति मिली है। कुबड़ वाला सांड मिला है। कुबड़ मतलब वो इस तरीके का एक उभरा हुआ पार्ट रहता है ना, गाय वगैरह हो गए या फिर ऊँट वगैरह हो गया, बैल हो गया, इनके ऊपर, तो इनको यहाँ से ये भी मिला हुआ है। प्लस श्रृंग युक्त, श्रृंग का मतलब होता है सींग, ठीक है, श्रृंग का मतलब होता है सींग। तो वो जो पशु थे वो वहाँ पे पवित्र पशु माने जाते थे, ऐसा मान्यता है कि पवित्र पशु माने जाते थे। लिंग पूजा प्रचलित थी भाई, लिंग पूजा के पे लोग बड़ा बिलीव करते थे, लिंग पूजा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग थे वो तंत्र मंत्र में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, यानी कि थोड़े से कह सकते हो आप अंधविश्वासी थे। खैर अंधविश्वासी कौन नहीं होता, आज के ज़माने में भी कई लोग आपको मिल जाते हैं। फिर बात आती है, तंत्र मंत्र हो गया। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली को इंग्लिश में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम मतलब एक हाथ ले और एक हाथ दे। क्या? पैसे नहीं, कुछ चीज़ें एक्सचेंज करती हैं कि मुझे अगर चावल चाहिए है, आपको दाल चाहिए है, तो मेरे पास दाल है, मैं आपको दे दूंगा और आपसे चावल ले लूँगा। आपके पास चावल है, आपको दाल चाहिए, तो आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास दाल है और वो चावल देना चाहता है। तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है, कि आपको चीज़ें एक्चुअल में एक्सचेंज करनी पड़ती है। देन हड़प्पा सभ्यता थी जो हमारी, वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, स्टार मार्क इसको करके रख लो कि हड़प्पा सभ्यता थी ना जो हमारी, वो एक कैसी सभ्यता थी? तो ये एक कांस्य युगीन, यानी कि कांस्य युगीन, कांसा, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे काम में आता था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती की थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पे की गई थी? तो यही हड़प्पा सभ्यता में करी गई थी। दैट इज़ वाई इस सभ्यता को सिंधन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसको सिंधन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। तो आगे जैसे ही हम देखते हैं इसके बारे में, हमको ये चीज़ पता चलती है कि जो यहाँ पे गेहूं और जौ था वो प्रमुख खाद्यान्न थे, मतलब गेहूं और जौ का यूज़ लोग ज़्यादा करते थे खाने वाने के लिए। मुद्राएं जो थी और मोहरें थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। तो मुद्राएं जो थी, सेलखड़ी एक धातु टाइप की होती है, एक पत्थर टाइप का होता है, उससे बनती है। राजस्थान के खेतड़ी एक जगह है, वहाँ से क्या मंगाया जाता था? वहाँ से तांबा मंगाया जाता था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मतलब तब की भी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी कि भवन निर्माण में पक्की ईंटों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता, और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों से आपको क्या मिले हुए हैं? तो दोनों से हमको यहाँ पे अन्नागार मिले हुए हैं, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पे हम अन्न रख सकते हैं और अन्न का स्टोरेज कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि, अच्छा यहाँ से जो अभिलेख वगैरह मिले हैं ना, उनको आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्योंकि शायद हमको पता नहीं कि उसमें क्या, किस चीज़ को क्या लिखते हैं। बट जो एक इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है? तो ये जो है वो पहली लाइन में दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी और दूसरी लाइन में बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी। इस तरीके की जो लिपि होती है ना, उसको लिखने के तरीकों को कहते हैं ब्रुस्टोफेदम। क्या कहते हैं? ब्रुस्टोफेदम। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कहते हैं ब्रुस्टोफेदम। और ये जो ब्रुस्टोफेदम होता है ये एक चित्र लिपि होती है, यानी कि आपको चित्र के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने का ट्राई किया जाता है। जैसे आजकल एनिमेशन वगैरह होता है ना, उसके थ्रू इंसान को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है और ज़्यादा अच्छे से एक इंसान अपनी बातों को रख पाता है। तो वैसे ही ये जो थी ये भी एक चित्रलिपि थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने क्वेश्चंस आते थे मैंने ऑलमोस्ट आपको कवर करवाए हुए हैं। ये तो एक थ्योरी सेक्शन है, जब ये एंशिएंट इंडिया टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेट भी यहाँ पे करेंगे।
अब हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका भी एक टाइम टेन्योर होगा यार। टाइम टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट हाँ हमको एक जनरल क्वेरी के रूप में उसको याद करना चाहिए। तो 1500 से 1500 से वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम टेन्योर माना जाता है। कहा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और ये जो आर्यंस थे ना ये मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे, जो कि सैंधव प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? सैंधव प्रदेश से आए थे। और इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सोर्स है इनकी जानकारी का तो वो है हमारा ऋग्वेद। जी हाँ, वन ऑफ आर एंशियंट, नॉट वन ऑफ आर एंशियंट, जो कि एंशियंट वेद माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, उससे इनके बारे में हमको थोड़ा सा पता चलता है और इनकी जानकारी मिलती है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि और कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं, तो समझो कि यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या था, तो यहाँ पे ना एक सिस्टम चलता था कि बहुत सारे परिवार, ठीक है, बहुत सारे परिवार मिलके क्या बनाते थे, तो बहुत सारे परिवार मिलके ग्राम बनाते थे। ठीक है, ऑब्वियसली एक गाँव है, ठीक है, विलेज है, तो विलेज में तो बहुत सारे परिवार होते हैं, तो बहुत सारे परिवार मिलके एक गाँव बनाते थे। ठीक है, और जो उसका प्रधान होता था, ठीक है, वो ग्रामीणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीणी। अच्छा, परिवार मिले तो परिवार मिलके बन गया ग्राम। अब जब ग्राम मिलेंगे बहुत सारे, तो बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बनाते थे? विश्व बनाते थे। अब बहुत सारे गांव मिल जाते हैं, आपस में लड़ाई करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो क्या हो जाएगा? विश्व जहर बनाते थे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अनेक परिवार मिलके क्या बनाते थे? गांव में बहुत सारे परिवार होते हैं, और अनेक ग्राम मिलके क्या बनाते थे? विश्व। और जो विश्व का हेड होता था वो होता था विश्वपति। क्या होता था? विश्वपति उसको कहा जाता था। तो विश्वपति उसका हेड होता था, जो अनेक ग्राम बनते थे, ठीक है, विश्व बनते थे। अब अनेक जब विश्व बन जाते थे तो उसको हम क्या कहते थे? जन, कबीला, या उसको एक समुदाय कहा जाता था बेसिकली, जिसका प्रधान कौन होता था? तो उसके प्रधान को हम राजन कहते थे, या राजा कहते हैं। राजन और राजन एक ही चीज़ होती है। या फिर एक और वर्ड आपको याद रखना, तो उसको गोप कहते हैं। अनेक विश्व बनाते थे, क्या? तो जन बनाते थे या कबीला बनाते थे। तो विश्व से क्या बनता था? हमारा जन या फिर कबीला बनता था। ओके, वहां पे उस समय पे जो जन का अधिपति होता था, ठीक है, जो जनाधिपति होता था या जो जन का अधिपति होता था, उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता था? राजा या राजन। तो राजा और राजन तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं वो एक ही होते हैं। तो राजा और राजन आपको पढ़ना है कि ये दोनों एक ही चीज होती है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े तो थोड़ा सा हमको ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारी सभी समिति थी, ठीक है, या फिर जो सभा, समिति या विध, तो ये जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। जनप्रतिनिधि मतलब एक तरीके से जो लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचा पाए, अपर ऑर्डर तक पहुंचा पाए। जैसे आजकल IAS, ये सारी प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं। तो एक तरीके से ये वो थी जो लोगों की बातों को, आम लोगों की बातों को ऊपर राजा तक पहुंचाती थी। राजा के अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। वहाँ पे कटा हुआ है थोड़ा सा, दैट्स वाई आपको नहीं दिख रहा। मैं गूगल ड्राइव पे इनकी ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ठीक है, तो इनकी लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लस एक और चीज़ जो कई बार पूछा जाता है कि जो सोम था ये एक पेय पदार्थ होता है। जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना, तो ये उस समय का स्प्राइट था, माउंटेन ड्यू था। तो जो सोम था वो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। क्या था? आर्यों का प्रमुख, सबसे ज्यादा क्या पीना पसंद करते थे ये लोग भाई? अपने सोम। और अगर आपने लिटिल कृष्णा एनिमेटेड मूवी देखी होगी या कार्टून, तो उसमें भी वो सोम, इंद्रदेव सोम रस और बहुत सारे ऐसे देव दानव थे वो जो पीते थे इसको, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। तो सोम रस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे अगर एक और चीज की बात करी जाए तो सोम तो क्या बोला हमने कि प्रमुख पेय पदार्थ था, लेकिन पियेंगे बस थोड़ी, खाएंगे भी ना। तो खाते क्या थे? तो ये जो जौ था इनका, जौ जिसको हम कहते हैं, जौ क्या था? इसका प्रमुख खाद्य पदार्थ था। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि सोमरस के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सोमरस के बारे में भैया जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है ना, सोमरस के बारे में हमको सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ। सोमरस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर हमको कहीं से मिलती है तो वो मिलती है जी, सोमरस के बारे में हमको ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ये याद रखो ना रखो, इतना जरूर याद रखना कि ऋग्वेद से हमको जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो 9वें मंडल से जानकारी मिलती है सोमरस के बारे में। फिर बात आती है कि आर्यों का मनोरंजन कैसे होता था। तब टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक तो होती नहीं थी, ठीक है ना, इतने पंचायतें होती रहती थी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को गाली दे रही है, ये कर रही है, बहुत सारी जोक सपाट। तो अब मनोरंजन कैसे हो? संगीत था, शिकार था,
नृत्य था, संगीत होगा तो नृत्य तो होगा ही होगा, और घुड़दौड़ थे। तो ये कुछ ऐसे थे जिनके थ्रू ये अपना मनोरंजन कर लेते थे, दिल बहला लिया करते थे। अब कुछ तो चाहिए ना इंसान को, तो कुछ क्या होगा भाई, तो कुछ में यही सारी चीज़ें आ जाती थी। फिर हम बात करते हैं आगे और जानने की प्रयास करते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल और किस तरीके से होती थी। तो जब हम देखेंगे आगे, ठीक है, आगे किस तरीके से, तो देखो धार्मिक स्थिति के बारे में थोड़ी इनकी चर्चा कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर इनकी धार्मिक स्थिति की बात करी जाए ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य थे ये बहुदेववादी थे, मतलब बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते थे। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ठीक है, और हम भी बहुत सारे देवी देवताओं में बिलीव करते हैं, बट तब भी ये एकेश्वरवाद पे बल देते थे। देखो फॉलो ये करते थे उसको, बहुदेववादी, ठीक है, कि आज सोमवार है तो आज अलग पूजा कर रहे हैं, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बट ये ऐसा मानते थे कि ईश्वर तो एक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देवताओं में अगर सर्वोच्च स्थान कभी पूछा जाए तो देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र भगवान का था, बारिश के देवता कहा जाते हैं, इंद्र भगवान का था। दूसरा स्थान अग्निदेव को फिर उसके बाद ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, और फिर वरुण देव आते थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र, तो 2 मंत्र हमारे ऐसे हैं जो आज भी हम कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारा गायत्री मंत्र होता है। और एक होता है अस्तो मा सद्गमया, ये आपने पढ़ा होगा प्रेयर वगैरह में बचपन में स्कूल में, अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतम गम्या ओम शांति शांति शांति। तो ये दोनों जो थे ये ऋग्वेद से लिए गए थे। दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। फिर ऋग्वेद जो था ना भाई हमारा, उसमें उषा, अदिति, सूर्य, अब ये देव तो हमने पढ़ लिए कि वरुण देव थे, इंद्रदेव थे, अग्निदेव थे, वरुण देव थे, कुछ देवियां भी तो रही होंगी। तो उषा देवी, अदिति देवी, सूर्य, ये कुछ ऐसी देवियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है हमको कहाँ से, ऋग्वेद से मिलता है। तो ये आपको भाई याद रखना है और इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना गया, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है किसको, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। सरस्वती नदी आपने पढ़ी होगी ऑब्वियसली, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो दिस वाज डन इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो उस टाइम पे हुई, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके हमें बताइए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बताइए। साथ ही अगर आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी कमेंट करके बताओ। और अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, गुड बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।